तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज यह साइंस का क्लास तीसरा है महातांडव का, ठीक है स्टूडेंट। और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए। अगर पूरा महातांडव हर एक सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर महातांडव बना हुआ है टाइटल, उस पर क्लिक कीजिएगा, सभी महातांडव के वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए। तो चलिए, पहला दूसरा पहले डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, तब जाके तीसरा देखें, क्योंकि एक भी आपको महातांडव के क्लास छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि हम लोग का टारगेट ही है 90+ मार्क्स का, ठीक है। तो उसको देखते हुए उतना अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, और उसको आपको नोट करना है एक एक पॉइंट, और उसका आंसर भी आपको बताते चलना है, क्योंकि बस आप लोगों को आंसर तो मालूम ही होगा, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले का। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और पहला प्रश्न स्टूडेंट ये कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है, बताइए अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है। ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तुरंत आप आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे कि उनका ऑप्शन क्या होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, तो अम्लीय होता है स्टूडेंट। क्या होता है? अम्लीय। और उम्मीद करता हूं कि सबका आंसर यही आया होगा, ठीक है, अम्लीय सभी लोगों ने टिक किया होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, आपने बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया। तो हम पढ़ेंगे, चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। क्लियर हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए, ठीक है, कि पीत रस का स्राव होता है। चलिए, इसका आंसर एक भी लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, कमेंट तुरंत कीजिए कि पीत रस का स्राव होता है पिताशय कि यकृत में कि अग्नाशय में कि अमाशय में। चलिए, इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि पीत रस का स्राव होता है पिताशय में होता है कि यकृत में होता है स्टूडेंट, कि अग्नाशय में होता है कि अमाशय में होता है। सबका आंसर सही आना चाहिए। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग आंसर अपना टिक कर लिया। चलिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको क्या कीजिए, मिलाइए, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। चलिए, अब इसका सही आंसर बताने वाला हूं। तब पीत रस का स्राव होता है कहां पे, तो स्टूडेंट यकृत में। और सबका आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आया भी होगा कि यकृत ही सबका आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीटेड होंगे, इस बार भी देखने को मिलेगा, सभी आंसर सही करके आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। बताइए कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। ये तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट, चाहे वो आज पढ़ रहे हो चाहे हमारे से कभी भी पहले से ही जुड़े हो, ठीक है। एक भी लोगों का गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, लोहे का होता है, तांबे का, पीतल का। बताइए क्या होगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया है। और अब मैं बताने वाला हूँ इसका सही आंसर कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है किसका, तो स्टूडेंट टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये सबको बात मालूम थी, ठीक है, सबका सही होगा। चलिए, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं। विद्युत ऊर्जा का इकाई है। चलिए बताइए, विद्युत ऊर्जा की इकाई है वोल्ट, वाट की एम्पियर की वाट सेकेंड। चलिए फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है स्टूडेंट, वोल्ट है कि वाट है कि एम्पियर है कि वाट सेकेंड है। एक भी लड़कों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम कगार पे है। अब हम लोग को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, वाट सेकेंड है। ऑप्शन डी सबका आंसर यही रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। वाट सेकेंड है विद्युत ऊर्जा की इकाई, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर एक भी लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार मैं पढ़ा भी दिया हूं और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है। बताइए, जाइलम द्वारा कि फ्लोएम द्वारा कि कार्टेक्स द्वारा कि मज्जा द्वारा। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। एक भी स्टूडेंट का गलत आंसर नहीं होना चाहिए कि पौधे में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है। सबका आंसर यही आया होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सारे प्रश्नों को तो पहले हमको तैयार करना है, जो मैं तैयार करा रहा हूँ, बस चुपचाप वैसे तैयार कीजिए, बस अब एग्जाम में बैठेंगे मालूम चल जाएगा आप लोगों को। पहला प्रश्न नोट कीजिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए।
परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को क्या परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। इसी को बोलते हैं परिवार नियोजन स्टूडेंट। ठीक है, परिवार नियोजन मतलब आप लोग जान गए हैं कि किसे कहते हैं कि बच्चों की सीमित संख्या। ठीक है, बच्चों की अगर सीमित संख्या आपके घर में परिवार में अगर 2 भाई 3 भाई हो, 2 भाई अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 भाई होंगे तो आपका परिवार बहुत ही अच्छे सुख जीवन से प्रगति कर सकता है। आराम से आप लोग उतना रहन सहन अच्छे से खा पी सकते हैं। लेकिन अगर आपके परिवार में बताइए अगर 10 बच्चे हों 20 बच्चे हों तो किस प्रकार हैंडल आप करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो परिवार नियोजन क्या आप समझते हैं, तो इस प्रकार अब मैंने दर्शा दिया, आपने भी दिमाग से आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी ढंग से लिखेंगे। लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि हम परिवार नियोजन क्या होता है उसी के रिलेटेड तो लिखेंगे एग्जाम में, समझ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। चलिए प्रश्न नंबर पहला क्लियर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए या नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा के स्रोतों के नाम निम्नवत हैं, कौन कौन? AC जनित्र, ताप शक्ति विद्युत, और तीसरा जल विद्युत, और चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रतिवर्ती धारा के स्रोत हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये कम से कम 4 स्रोत तो आपको याद होने ही चाहिए प्रतिवर्ती धारा के। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, नो डाउट आपको आना चाहिए, आपने नोट कर लिया उम्मीद करता हूँ। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपको उत्तर क्या लिखना है, प्रश्न पहले आपको किसी कीमत पे सब प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, कि ताकि आए तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो उत्तर है कि एथेनाइक अम्ल में एथेनॉल की अपेक्षा एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाली रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो एथेनाइक अम्ल में जो एथेनॉल की अपेक्षा एथेनाइक अम्ल में ऑक्सीजन परमाणु अधिक होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन की जो वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात खत्म। ठीक है, दिमाग में आपको इमेज बन गया कि किस प्रकार इसको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद भी हो गया यहीं पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर था आपका तीसरा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर चौथे की ओर। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है। कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस। एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, अब पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। दूर, देखिए ट्रिक होता है, देखिए जैसे ऊ है ना उत्तल, तो ऊ का मात्रा है तो इसलिए दूर, तो दूरदृष्टि जान जाएंगे हम लोग। अच्छा, दूरदृष्टि देगा कि दूरदृष्टि में किस लेंस का प्रयोग करते हैं उसके निवारण के लिए, तो दूर मतलब उत्तल लेंस। चाहता है इस तरह पूछेगा तो हम इसको बता देंगे, पूछेगा तो इस तरह बता देंगे। तो एक व्यक्ति के चश्मे में अगर उत्तल लेंस लगा है तो उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा स्टूडेंट, तो दूरदृष्टि दोष होगा। बात खत्म, इसको आप रट्टा मार लेना है। अगर अवतल लेंस रहेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। बात खत्म, यहीं पर दोनों प्रश्न हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तुरंत याद कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर, वही पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग उत्तर लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन की वहन करता है। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। जब हीमोग्लोबिन ही कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा हमारे शरीर में।
तो बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि जानते हैं आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो सांस की प्रॉब्लम आने लगती है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, और पहला ही प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर देगा कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कुछ पौधों को उगाने के लिए किसका, कायिका प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं कायिका प्रवर्धन का प्रयोग क्यों किया जाता है किसी पौधे को उगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कायिका प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है, कायिका प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनके जड़, तना या पत्तियों में नए पौधों को उगाने की क्षमता होती है स्टूडेंट, ठीक है। कुछ पौधों में बीज नहीं होते हैं, कुछ पौधों में क्या बीज नहीं होते हैं, ऐसे पौधों को केवल कायिका प्रवर्धन द्वारा ही उगाया जा सकता है। कह रहा है कि कुछ पौधे में बीज नहीं होते हैं लेकिन उसको उगाया जा सकता है किसके, केवल कायिका प्रवर्धन के द्वारा ही उगाया जा सकता है उन पौधों को, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे लिखा है कि कायिका प्रवर्धन बीज रहित पौधों को उगाना संभव बनाता है। केला, नारंगी, गुलाब, जास्मीन व गन्ने में बीज बनने की क्षमता कम है या बिल्कुल नहीं है, अतः ऐसे पौधों कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जा सकते हैं। जो केला होता है, नारंगी होता है, गुलाब, जास्मीन, गन्ने होता है, इसमें क्या होता है कि बीज बनने की क्षमता कम होती है, या ये कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा कम होती है या होती ही नहीं है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जा सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ प्रश्न हमको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिल गया, इसको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। आइए प्रश्न में चेक किया हूँ, कम से कम 10-15 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। ये चेक करके सारे प्रश्न बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है, कि इस बार आएगा, आप आसानी से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर पहले में। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। और प्रश्न नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों एक एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। अब दोनों का एक एक उदाहरण भी देना है और कह रहा है कि एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प में अंतर बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है, ठीक है। जिन पुष्प में केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होगा, समझ लीजिए वो एक लिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे, ठीक है। या तो आप क्या कह सकते हैं, या तो पुंकेसर या अंडप होते हैं उसमें। यदि केवल पुंकेसर उपस्थित है तो यह नर पुष्प होगा। अगर उस पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित होगा तो समझ लीजिए कि वह क्या होगा, नर पुष्प होगा। और यदि देखिए, और इसे इसमें लिखेंगे, और यदि केवल अंडप मौजूद होगा तो समझ लीजिए यह क्या होगा, मादा पुष्प होगा, ठीक है स्टूडेंट। जबकि उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर और कार्पेल दोनों प्रजनन अंग होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे पुंकेसर और कार्पेल दोनों प्रजनन अंग होते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को करा दिया। वहाँ पे कह रहा है कि अगर पुंकेसर उपस्थित होगा तो नर पुष्प होगा और अंडप मौजूद होगा तो मादा पुष्प होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न मैं एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ले लीजिए। यही प्रश्न था कि एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको हटा देता हूँ, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आगे उसमें आपको लिखना है, उदाहरण भी हमसे पूछा तो उदाहरण भी देना जरूरी नहीं है उसका। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होंगे जैसे पपीता, कद्दू, लौकी, खीरा आदि। ये आपका एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। और उभयलिंगी पुष्प में कौन कौन आ जाएगा, तो सूरजमुखी आ जाएगा, सरसों आ जाएगा और ईटीसी मतलब इत्यादि और सारी चीज़ें। तो इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और यह प्रश्न आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं और इस स्लिप में मुलाकात होगी। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। देखिए प्रश्न स्टूडेंट क्या कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके किसी कीमत पे जाना है। आप लोग भी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या करना है। अब इसका चित्र भी हमको बनाना पड़ेगा, हम बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरह का बना लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले इसका उत्तर कि यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर,
यदि हम पेच कस रहे हो तो उस समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चित्र में, अब चित्र कहाँ से, अब चित्र यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, एक तार में विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का वामावर्त दिशा में ऊपर से देखने पर, मतलब वामावर्त दिशा मतलब होता है ऊपर से देखने पर उसको चलाना पड़ेगा, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ से उसको पेच को घुमा रहा है इस तरह, तो जिस प्रकार यह दिशा इस तरह घूम रही है, चुंबकीय बल रेखा हो रहे हैं, और यह जो है आपका क्या है, तार है, तो उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा तार है और यह चुंबकीय बल रेखा है यहाँ पे हो रहा है। अगर किसी पेच को आप कस रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वामावर्त में देखिए घूम रहा है यहाँ इस तरह, चुंबकीय बल रेखाएं उसी दिशा में काम करती हैं। और यह प्रश्न बहुत ही काफ़ी लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तो किसी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्नों को लिख कर याद करके जाना। आपको जो मैं प्रश्न बता दिया महातांडव सीरीज में, समझ लीजिए कि भैया वो बहुत खतरनाक है, उसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही जाने पड़ेंगे। चलिए, बहुत देखा हमने अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय, अब तो थोड़ा आ जाते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला देखिए, क्या होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उत्तर याद होता है लेकिन वो प्रश्न कुछ अलग ढंग से पूछ लेता है कि उसका उत्तर दे ही नहीं पाते वो लोग, क्योंकि प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है, समझ रहे हैं। हम लोग एक प्रश्न को एक ही प्रकार से याद किए रहते हैं, अगर थोड़ा चेंजिंग करता है तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को ले लीजिए, यह प्रश्न देखिए कम से कम 8 तरीके से पूछेगा। अब बताइए एक तरीका अगर पढ़े रहेंगे और इसी में से कोई एक दूसरा तरीका दे देगा तो खूब आप कर लिए ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर बताइए भी नहीं किए थे इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं प्रश्न की भी कैटेगरी ला रहा हूँ कि एग्जामिनर कौन से प्रश्न को किस किस ढंग से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर वो आपके दिमाग में सेट हो गया तो समझ लिया कोई भी क्वेश्चन बना के आप एग्जाम में चले आएंगे, समझ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार पूछेगा वो भी आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन देखिए है विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उपयोग बताइए। ये तो पहला प्रश्न आपको दे देगा। इसी प्रश्न को आपको इस प्रकार पूछेगा, बहुत बार पूछा भी गया है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें। अब देखिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोल दिया, तथा इसके विरंजन गुण की व्याख्या कीजिए और रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। अब देखिए इस प्रश्न को इस थोड़ा कैटेगरी चेंज कर दिया कि नहीं इसमें, और देखिए फिर इसमें चेंज कर देगा, इस प्रकार आपको ब्लीचिंग पाउडर पूछ देगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए, इस प्रकार दे देगा, और लिखेगा कि बनाने की विधि एवं एक रासायनिक गुण लिखिए, और संबंधित समीकरण भी इसका देने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए किस प्रकार आपको घुमा रहा है, देख रहे हैं ना, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ चेंजिंग किया, लेकिन उत्तर एक ही होगा इसका। फिर इसके बाद पूछ लेगा आपको प्रश्न कि विरंजक चूर्ण के 4 रासायनिक गुण लिखिए। अब देखिए यहाँ पे दे दिया विरंजक चूर्ण के 4 रासायनिक गुण लिखने के लिए। या तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि क्या होता है जब शुष्क बूझे चूने पर Cl2 गैस प्रभावित करते हैं, तो ठीक है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी लास्ट तरीके से पूछ सकता है कि आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे। तो देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, एक ही प्रश्न को 6 तरीके से पूछेगा, लेकिन उत्तर उसका सेम एक ही होगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया। तो इस प्रश्न का आप उत्तर हम लोग देखेंगे, और इस प्रश्न को सभी याद करना है आपको, किस कैटेगरी से पूछा जाता है। इसका उत्तर अब देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर, तो लिखेंगे उत्तर में कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, क्वेश्चन में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तथा उसका जो अणु सूत्र होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणु सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब बनाने की विधि, हेडिंग डालिए। अब बनाने की विधि में हम लोग लिखेंगे कि यह सूखे बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है, यह सूखे बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बूझे हुए चूने पे
और Cl2 अभिक्रिया कराकर यहाँ पे इसको प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए COHCl2 ये क्या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो है और यहाँ पे जल उत्पन्न हो रहा है। यहाँ बुझा हुआ चूना का सूत्र है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहा है। समझ में आ गया? तो बनाने की विधि। अब इसके बाद गुड़ हेडिंग डालेंगे और गुड़ में लिखेंगे पहला गुड़, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। जिसमें क्या होती है? क्लोरीन की गंध आती रहती है स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा गुड़ इसमें क्या होता है कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्या होती है? इसमें कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट? क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जल अभिक्रिया करके यहाँ पे आपको बना रहा है, ये अभिक्रिया करके। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका तीसरा गुण ये कहता है कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या कहता है? क्लोरीन गैस निकालता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, मतलब ये टॉपिक इसका कह रहा है यहाँ पे कि जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया है और यहाँ पे H2SO4 से अभिक्रिया करके यहाँ पे CaSO4 और जल और क्लोरीन गैस यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ इसका समीकरण भी देते चलना है। यह तनु अम्लों के साथ देखिए क्रिया करके क्या क्लोरीन गैस बाहर निकाल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसके आगे लिखेंगे आप लोग कि इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। इसी प्रकार जो क्लोरीन होता है वो जल से क्रिया करके क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन निकालती है। रंग युक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ हम बनाते हैं स्टूडेंट। अब कहाँ पे? तो इसका समीकरण लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O से क्लोरीन अभिक्रिया करके और 2HCl जो नवजात ऑक्सीजन के रूप में इसको बाहर निकाला है। जैसे रंग युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको। और चौथा गुण इसमें लिखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वो एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। किसके साथ? एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब इसके बाद उपयोग भी इसका लिखना पड़ेगा। उपयोग में पहला लिख लीजिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, और चीनी की सफ़ेद करने में भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर ही तैयार करके जाना एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अब आज की क्लास खत्म होते हुआ बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना आपको भूलना नहीं है। पूरा जितना आपके फ्रेंड है उतना फ्रेंड यहाँ इसको शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।